मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस का आज आखिरी टॉपिक है। हमने C3 साइकिल पढ़ी कि किस तरीके से CO2 को ग्रहण करता है। कल पढ़ी थी RUMP और वो CO2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाती है। 6 CO2 के जो मॉलिक्यूल है वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं और बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो मिलकर के वापस अपने को क्या दे देती हैं, RUMP के 6 मॉलिक्यूल वापस मिल जाते हैं। C3 साइकिल का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि जो प्रथम स्टेबल कंपाउंड बनता है PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वो 3 कार्बन की होती है। अब आपका जो टॉपिक है वो है C4 साइकिल। ये देखिए, C4 साइकिल को हैच एंड स्लैग साइकिल भी कहते हैं और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब C4 साइकिल क्या है? 1965 तक ये माना जाता था कि सारे ग्रीन प्लांट्स में, सारे ग्रीन एल्गी में C3 साइकिल के जरिए CO2 को ग्लूकोज में और ग्लूकोज को स्टार्च में परिवर्तित किया जाता है। ये कब तक माना जाता था? 1965 तक। लेकिन 1965 में 3 साइंटिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, कॉर्टचक, हार्ट और बर, ये नाम देख लीजिए। कॉर्टचक, कॉर्ट एस साइलेंट है, कॉर्टचक, हार्ट और बर, ये तीनों साइंटिस्ट ने गन्ने के ऊपर रिसर्च किया। किसके ऊपर? शुगर केन, गन्ने के ऊपर। और उसमें भी वो कार्बन का फिक्सेशन स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने CO2 दी, कौन सी वाली? जिसमें कार्बन रेडियो एक्टिव था, CO2, जिसमें C14 यूज़ किया गया था, रेडियो एक्टिव कार्बन को यूज़ करने के पीछे कारण ये होता है कि वो कार्बन प्लांट के अंदर कहाँ कहाँ किस किस कंपाउंड में चेंज होगा वो उसके रेडिएशन से पता चल जाएगा। तो ये पता चल जाएगा ये CO2 किस किस चीज़ में परिवर्तित हो रहा है। C3 साइकिल में तो CO2 किस में चेंज होता है? प्रथम स्टेबल कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और CO2 को ग्रहण किसने किया था? RUDP ने, रिब्यूलोज डाइफॉस्फेट ने। अब यहाँ पे इन्होंने देखा कि जो शुगर केन है उसमें जब ये वाली CO2 दी तो प्रथम स्टेबल कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बना। प्रथम स्टेबल कंपाउंड बनता है एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल। 4 कार्बन का मॉलिक्यूल प्रथम स्टेबल कंपाउंड बनता है, जिसकी वजह से इस साइकिल को नाम दिया गया C4 साइकिल। और वो जो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो एक एसिड है जिसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो जो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो प्रथम स्टेबल है, जिसकी वजह से इस साइकिल को नाम दिया C4 साइकिल, वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। इसलिए इस साइकिल को डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। 3 नाम से पुकारते हैं, C4 साइकिल, हैच एंड स्लैग साइकिल और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। किसी भी नाम से आपको इसको पूछा जा सकता है। तो ये जो एसिड जो बनती है, जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, वो उन्होंने बताया कि वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी हो सकती है, OAA, एस्पार्टिक एसिड हो सकती है, मैलिक एसिड हो सकती है, अलग अलग प्लांट्स में। ठीक है, किसी में बनती है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, किसी में एस्पार्टिक एसिड, किसी में मैलिक एसिड। इस बात को जो इन्होंने कॉस्टक, हार्ट और बार ने बोली थी शुगर केन के ऊपर, उसको कंफर्म कर दिया 1966 में MD हैच और CR स्लैग ने गन्ने के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। किसने कंफर्म किया? MD हैच और CR स्लैग ने गन्ने के प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और मक्के के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि कुछ प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल नहीं होती, उसके बदले क्या होती है? C4 साइकिल होती है, जिसमें प्रथम स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का होता है। फिर और जब रिसर्च चली तो पता चला कि प्रकृति के अंदर कुल ऐसी 10 फैमिलीज हैं जिनके पादपों में C4 साइकिल पाई जाती है। सारे प्लांट्स में नहीं, मैक्सिमम तो C3 होती है, लेकिन केवल 10 कुल ऐसे हैं, 10 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल पाई जाती है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वो फैमिलीज के नाम बताइए। तो ये 10 फैमिलीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ये देख लीजिए, आप लिखते भी जाइए। ये है एमरैंथेसी, आइजोएसी, एसरेसी, साइपरेसी, चिनोपोडिएसी, यूफोर्बिएसी, पोएसी, पोर्चुलेसी, नेक्टरविनेसी, जाइगोफिल्डेसी। ये 10 कुल ऐसे हैं जिनके अंदर C4 साइकिल पाई जाती है। अब ये C4 साइकिल क्या होती है इसको हम स्टडी करते हैं। अब देखिए,
पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो C4 साइकिल जिन प्लांट्स में होती है, जो मैंने 10 फैमिलीज बताई, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। उन प्लांट्स की एनाटॉमी के अंदर कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। वो विशेषताएं क्या हैं? आपने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। लीफ का जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो सबसे ऊपर दिखती है अपर एपिडर्मिस, नीचे दिखती है लोअर एपिडर्मिस, बीच में क्या होते हैं? मीजोफिल की कोशिकाएं। जो मीजोफिल की कोशिकाएं पैरेन्काइमा कोशिका होती हैं, वो ऊपर पैरेलल अरेंज रहती हैं, जिसमें हम डॉट डॉट्स दिखाते हैं, वो क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और नीचे लोअर एपिडर्मिस से ऊपर वो आड़ी तिरछी बनी होती है, जिनको हम बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ऊपर वाली मीजोफिल कोशिकाओं को बोलते हैं पैलिसेड, और नीचे वाली को बोलते हैं हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। मीजोफिल और स्पॉन्जी दोनों में क्या भरा रहता है? क्लोरोप्लास्ट। और बीच में होता है आपके वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल के चारों तरफ एक होती है बंडल शीथ, गोल बंडल शीथ होती है ना। वास्कुलर जाइलम और फ्लोएम के बाहर एक क्या होती है लीफ में? बंडल शीथ। ये बंडल शीथ एकदम गोल होती है, इस तरीके से पैरेन्काइमा की बनी होती है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? बंडल शीथ में भी क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब देखिए, ये जो C4 पादप हैं, C4 पादप का मतलब जिसमें C4 साइकिल पाई जाती है। क्योंकि हैचेनस्लैक ने इसको कंफर्म किया था, इसलिए इस साइकिल को हैचेनस्लैक साइकिल भी कहते हैं। अब इन प्लांट्स में सबसे पहले लीफ एनाटॉमी थोड़ी सी भिन्न होती है। जिनमें C4 साइकिल होती है, उन पादपों में लीफ की एनाटॉमी थोड़ी सी भिन्न होती है। उनके अंदर जो एनाटॉमी है उसको नाम दिया गया क्रैंस एनाटॉमी पाई जाती है। क्रैंस, क्रैंस का मतलब होता है, एक गुलदस्ता होता है ना जो गोल, जो कब्र वगैरह पे चढ़ाया जाता है, या कोई शहीद हो जाता है तो उसके बॉडी के ऊपर रखा जाता है, गोल वाला। इसी के आधार पर, उसी के बेसिस पे ये नाम दिया है क्रैंस एनाटॉमी। क्योंकि इन पादपों के जो बंडल शीथ होती है, वास्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ जो गोल होती है, जिसको क्रैंस एनाटॉमी नाम दिया है, उस बंडल शीथ में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो मीजोफिल कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट से भिन्न होते हैं। समझ गए? ज़्यादातर जो C3 प्लांट्स हैं, C3 प्लांट जिनमें C3 साइकिल होती है, उनमें पत्तियों के अंदर जो कोशिकाएं हैं, मीजोफिल हो चाहे बंडल शीथ हो, सब में एक जैसे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। लेकिन C4 पादपों की पत्ती की एनाटॉमी में मीजोफिल कोशिकाओं का जो क्लोरोप्लास्ट है और बंडल शीथ कोशिकाओं का जो क्लोरोप्लास्ट है वो भिन्न है। क्या है? बंडल शीथ, BS मतलब बंडल शीथ सेल्स के अंदर लार्ज क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, बड़ा साइज में क्लोरोप्लास्ट बड़ा होता है, और मीजोफिल कोशिकाओं का क्लोरोप्लास्ट छोटा होता है। दूसरा, वही मैंने लिखा है, मीजोफिल सेल्स या नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट बड़ा होता है, मीजोफिल की कोशिकाओं का क्लोरोप्लास्ट नॉर्मल होता है। मीजोफिल कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में रुबिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। रुबिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज का मतलब है रिबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम है जो मैंने आपको बताई थी। RUDP जब CO2 को ग्रहण करती है, C3 साइकिल याद करो, आपको सारा याद रहना चाहिए कुछ पुराना। C3 साइकिल में जब हम कार्बोक्सिलेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर जब RUDP CO2 को ग्रहण करती है तो RUDP कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करती है। ठीक है, इन मेसोफिल कोशिकाओं में ये RUDP कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम नहीं कर रही। इसका मतलब इन मेसोफिल कोशिकाओं में CO2 को ग्रहण RUDP नहीं करेगा, क्योंकि अगर करता तो RUDP कार्बोक्सिलेज काम करती। RUDP कार्बोक्सिलेज यहाँ काम नहीं कर रही। RUDP कार्बोक्सिलेज का ही नाम है रुबिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। क्योंकि ये मेसोफिल कोशिकाओं में काम नहीं कर रही है, इसका मतलब C4 साइकिल में मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में CO2 को RUDP ग्रहण नहीं करता है। नेक्स्ट, मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट में ये RUDP कार्बोक्सिलेज की जगह कौन सी एंजाइम काम कर रही है? PEP कार्बोक्सिलेज। मेसोफिल कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में कौन सी एंजाइम काम कर रही है? RUDP कार्बोक्सिलेज नहीं कर रही, PEP कार्बोक्सिलेज काम कर रही है। PEP का मतलब है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज काम करने का मतलब है कि मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में जब ये एंजाइम काम कर रही है, इसका मतलब CO2 को ग्रहण कौन करेगा? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। RUDP नहीं करेगी, कौन ग्रहण करेगा? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड ग्रहण करेगी CO2 को इस साइकिल में, और PEP कार्बोक्सिलेज काम करेगी।
ठीक है। अब हम आते हैं बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट जो कि बड़े हैं साइज में। बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को की एक्टिविटी पाई जाती है, यानी आरयूडीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम वहाँ पर है। बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को की एक्टिविटी है, यानी रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में CO2 को आरयूडीपी ग्रहण कर सकती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो साइकिल चलेगी जो C3 साइकिल होती है, यानी आरयूडीपी यहाँ ग्रहण कर रही है बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में CO2 को, और मीसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में CO2 को ग्रहण कर रहा है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। इसका मतलब यहाँ तो C4 साइकिल चल रही है मीसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में, और बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में C3 साइकिल चल रही है, यानी दोनों तरीके की साइकिल चल रही है। बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में C3 चल रही है क्योंकि ग्रहण कर रहा है आरयूडीपी, मीसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में C4 साइकिल चल रही है क्योंकि ग्रहण कर रहा है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, आदान प्रदान होता है दोनों में, मीसोफिल के क्लोरोप्लास्ट से बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में, बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट से मीसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में, दोनों के बीच में कॉपरेशन रहता है। इसलिए इस साइकिल को कोऑपरेटिव साइकिल भी कहते हैं। फिक्स्ड कॉपरेशन होता है इसलिए इसको कोऑपरेटिव साइकिल भी कहते हैं। और दूसरा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस साइकिल में चूँकि बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर C3 साइकिल चल रही है क्योंकि आरयूडीपी CO2 को ग्रहण कर रहा है, तो और C4 साइकिल भी चल रही है, तो ये प्लांट्स C3 प्लांट्स के मुकाबले ज़्यादा CO2 का फिक्सेशन करने में सक्षम है। ये प्लांट्स ज़्यादा एफिशिएंट हैं फूड के निर्माण में। C3 प्लांट्स के मुकाबले C4 प्लांट्स ज़्यादा सक्षम है और ज़्यादा मात्रा में फूड का निर्माण करते हैं। अब हम साइकिल पढ़ते हैं।